सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है अक्कू हुई गुस्सा। उसके बाद वाक्य में शब्दों को सही क्रम में लगाना सीखेंगे, वह भी एक खेल के माध्यम से जिसका नाम है सही क्रम में। फिर हम लोग मुहावरों को और बेहतर ढंग से समझेंगे। उसके बाद मिलेंगे अपने दोस्त गणित से और भाग के कुछ आसान सवालों को हल करेंगे। उसके बाद पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है आई कैन हेल्प। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे एक बेहतरीन कहानी और रोज की तरह उस कहानी पर बातचीत भी होगी। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ भाषा के खेल। तो आप लोग तैयार है ना? अक्कू हुई गुस्सा। लेखन और चित्रांकन विनायक वर्मा। अनुवाद मधुबाला जोशी। प्रकाशन प्रथम बुक्स। स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी। सारे बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे, बस अक्कू को छोड़कर। वो बहुत गुस्से में थी। जब सूरजमुखी के खेतों में से उनकी साइकिल गुजरी तो अप्पा ने कहा, अक्कू अक्कू देखो कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल हैं। ये बहुत ही पीले हैं, इनसे मेरी आंखें चौंधिया रही है। अक्कू बड़बड़ाई। अक्कू देखो देखो, जरा बंदरों को तो देखो। अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। छी, बदमाश बंदर। अक्कू भुनभुनाई। हर, भाग जाओ यहाँ से, भागो, हर। लो, थोड़ी सी छाछ पी लो, अप्पा बोले, इससे तुम्हें ठंडक मिलेगी। अक्कू ने मुंह बिदकाया। मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। अरे एक घूंट पीकर तो देखो। ठीक है, बस एक ही घूंट, अक्कू बोली और उसने एक घूंट छाछ पी।
छाछ बिल्कुल बुरी नहीं थी। उसने एक घूंट और पिया, फिर एक और घूंट, फिर एक और छाछ का गिलास खाली हो गया। वड़ा खाओगी? अप्पा ने पूछा। ओफो, अक्कू खींची। बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अक्कू ने कहा और जरा सा वड़ा खा लिया। अरे यह तो बहुत अच्छा है। उसने थोड़ा और खाया, एक नन्हा सा गस्सा और बस प्लेट खाली हो गई। शाबाश, अच्छी बच्ची, अप्पा ने खुश होकर कहा। अब मुझे बताओ कि तुम इतनी गुस्सा क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, अक्कू ने कहा। मेरी वजह से नाराज हो? नहीं। अम्मा की वजह से? नहीं। क्या आज स्कूल में कुछ बुरा हुआ? पता नहीं, शायद। ओहो, तुम्हारे साथ जो हुआ, क्या तुम उसके चित्र बनाना चाहोगी? अप्पा ने पूछा। ये रहे कुछ बढ़िया कागज और रंग। ठीक है, अक्कू ने कहा। अक्कू ने एक ईंट बनाई। यह है वह बेकार सी ईंट, मैं सुबह इसी से टकरा गई थी। अक्कू ने कहा। इस बेकार सी ईंट से सुबह मुझे ठोकर लगी थी। अक्कू ने कहा। ठीक कहा तुमने, यह तो बहुत ही बेकार ईंट है, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने एक लड़के का चित्र बनाया। यह बिक्कू है, बहुत बुरा लड़का है। जब मैं गिरी तब यह मुझ पर हंसा था। अक्कू ने कहा। अरे बहुत बुरा लड़का है, अप्पा बोले। कोई गिर जाए तो उन पर हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। फिर अक्कू ने एक इडली की तस्वीर बनाई। यह मेरी इडली है, अक्कू ने बताया। जब मैं उस बेकार सी ईंट से ठोकर खाकर गिरी तो यह मेरे लंच बॉक्स से गिर गई। फिर अक्कू ने एक कौवा बनाया। यह बड़ा बदमाश कौवा है, मेरी इडली लेकर उड़ गया। बेचारा, बहुत भूखा रहा होगा, अप्पा बोले। और अक्कू ने अपनी टीचर की तस्वीर बनाई। यह मेरी टीचर है, अमला मिस, अक्कू ने कहा। जब मैं गिरी तो उन्होंने उठने में मेरी मदद की थी और फिर उन्होंने मुझे गले लगाया। यह तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे गाल पर चुटकी काटे। ओहो, गाल पर चुटकी काटने से तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना? थोड़ी सी, लेकिन अब ठीक हूँ। चलो अच्छा है, देखो तो सही, तुमने कितना बढ़िया चित्र बनाया है, अप्पा ने कहा। तुम वास्तव में कलाकार हो। क्या तुम अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बनाओगी? ठीक है, अक्कू बोली और उसने एक चित्र बनाया। यह एक छोटा सा सफेद चूहा है। एक और चित्र बनाया। यह एक नाव है। उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बनाए। यह नारियल का पेड़ है और यह सूरजमुखी का फूल और यह आपकी साइकिल है अप्पा और यह एक कुत्ता है और यह रहा मेंढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार सी ईंट को भूल गई जिससे टकराकर वह गिरी थी और उस बदमाश लड़के को भी जो उस पर हंसा था और इडली चुराने वाले उस बदतमीज कौवे को भी। और तो और अक्कू यह भी भूल गई कि वह गुस्सा थी। बच्चों, आपने कहानी सुनी, समझी? तो आप सभी इस कहानी पर कुछ प्रश्न बनाइए और किसी से उनके उत्तर पूछिए। सच में काका, गुस्सा तो आएगा ही। एक तो आप गिर गए हो और आपको चोट लग गई और कोई आपको उठाने के बजाय हंसने लगे। हाँ, ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बिट्टू के काका, ये बताइए कि जब गुस्सा आए तब ऐसा क्या करें कि गुस्सा कम हो जाए या बिल्कुल से चला ही जाए? ये तो सही सवाल पूछा आपने। आजकल का जैसा माहौल है, सभी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब गुस्सा आए तब क्या किया जाना चाहिए, ये तो किसी से पूछना होगा। अरे काका,
किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यह बात तो कहानी के अंत में बताई गई है, देखिए आप लोग भी। अगर आप अक्कू की तरह गुस्सा हो तो यह 10 काम करें। जोर जोर से हंसें और हवा में अपनी बाहें फैलाकर उछले कूदें। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अंदर सांस खींचें और सांस बाहर छोड़ें। थोड़ा पानी या छाछ पिए। फल का एक टुकड़ा खाएं या फिर जरा सा गुड़। किसी बड़े व्यक्ति को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कागज पर लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसकी ड्राइंग बनाएं, इसमें रंग भरें। मिट्टी के ढेर से खेलें। अपने गुस्से के बारे में एक गीत बनाएं, फिर उसे ऊंची आवाज में गाएं। बंदर की तरह नाचें। तो देखा बच्चों, अब जब किसी को गुस्सा आए तो आप उन्हें इनमें से कुछ उपाय करने के लिए कहिएगा। आप देखेंगे उनका गुस्सा तुरंत छू मंतर हो जाएगा। बिट्टू, ये तो तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब समय हो गया है खेल का, तो मैं अब एक खेल खिलवाने वाली हूँ। अरे वाह काकी, तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए खेल। तो आइए खेल शुरू करते हैं। सही वाक्य क्रम। इस खेल में हमें क्या करना है? मुझे पता है कि आप लोग भी जानते हैं कि इस गेम में क्या करना है। तो चलिए हम खेलना शुरू करते हैं। शब्दों को आगे पीछे करके सही वाक्य बनाना है। तो सभी दोस्त जाएंगे मेले में कल। तो सभी दोस्त मेले में कल जाएंगे। अभी ठीक लग रहा है ये, है ना? एक बार देखते हैं क्या ये सही है। Try again. ओहो, कहाँ पर गलत है? मेले में सभी दोस्त कल जाएंगे। अभी ठीक होगा, देखते हैं। ओहो, अभी भी गलत है। दीप्ति का जन्मदिन आज है। ये तो सही लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या ये सही है। Try again. ओहो, ये तो गलत है। तो आज ऐसे करके देखते हैं। दीप्ति का जन्मदिन है। क्या अभी ठीक है ये? देखते हैं। You are amazing. आगे बढ़ते हैं। यह है इमारत ऊंची। ये तो आसान है। यह ऊंची इमारत है। अभी देखिए क्या ये सही है? Try again. अच्छा, इसे यहाँ कर देते हैं और इसे यहाँ। यह इमारत ऊंची है। You are amazing. अच्छा, ये सही है। यह इमारत ऊंची है। हिरन यह है झुंड का। यह हिरन का झुंड है। क्या अभी ठीक लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो ठीक लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या ये ठीक है। You are amazing. हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ने की बजाई स्कूल घंटी चपरासी। चपरासी ने स्कूल की घंटी बजाई। ये सही होगा। चलिए देखें क्या ये सही है? You are amazing. बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंट रेगिस्तान जहाज का को कहते हैं। ये तो वाक्य नहीं हो सकता। तो शायद हो सकता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये वाक्य हो सकता है। चलिए देखें क्या ये है? You are amazing. यही वाक्य है। चलिए आगे बढ़ें। आम 15 हमने के लगाए पेड़। हमने
आम के 15 पेड़ लगाए। अभी देखिए क्या ये सही है? अरे इसमें क्या गलत है? हमने 15 आम के पेड़ लगाए। देखिए क्या ये सही है? अच्छा ये वाला सही था। चलिए आगे बढ़े। की किताब पास मेरे सरला है। सरला की किताब मेरे सरला की मेरे पास किताब है। ये क्या सही हो सकता है? यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज त्योहार का गणेश चतुर्थी है। हा हा हा, आज त्योहार का गणेश चतुर्थी है। ऐसा तो वाकई नहीं हो सकता। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है, ये हो सकता है। अभी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने पिया दूध गिलास 2 आज। मैंने पिया दूध गिलास 2 आज। नहीं 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 नहीं, मैंने दूध 2 गिलास पिया। नहीं नहीं नहीं, आज मैंने 2 गिलास दूध पिया। ये सही होगा। यही सही है। अरे वाह, ये खेल तो सच में बहुत मजेदार था। क्यों बिट्टू, खेल में मजा आया? बहुत मजा आया। और वाक्य को सही क्रम में जमाने पर तो एक छोटी सी कहानी भी बन गई थी। वाह वाह, बहुत खूब। इसी को कहते हैं एक पंथ 2 काज। मुहावरा? हाँ बिट्टू, पहचान लिया तुमने। लेकिन इस मुहावरे का मतलब तो बताओ। आप एक बार फिर से बोलिए मुहावरा। अरे बिटिया, मुहावरा था एक पंथ 2 काज। मुझे तो नहीं आ रहा इसका उत्तर। काकी जरा आप मदद कीजिए। अरे आसान सा है। एक पंथ 2 काज का मतलब है एक काम से 2 फायदे या 2 लाभ मिलना। अच्छा हाँ, ये तो आसान था। अच्छा, इस बात पर मुहावरों का खेल ही हो जाए। हाँ काकी, हो जाए। हाँ हाँ बिट्टू की काकी, बिल्कुल हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आइए खेल शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन? मतलब हमें इसमें अर्थ बताना होगा। अब किसका अर्थ बताना होगा ये तो खेल के अंदर ही जाकर पता चलेगा। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। आटे में नमक। अरे ये तो मुहावरा है, यानी मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है। आटे में नमक, राज खुल जाना, बहुत कम, आवश्यकता से बहुत कम, प्राप्ति से कुछ नहीं बनता, बहुत रोना, शायद ये वाला। ओ, सारी रामायण पढ़कर पूछे सीता किसकी जोए या जोरू, जानबूझकर आपत्ति मोल लेना, पिछली बातों को याद करना, पढ़ लिख कर भी ना समझ रह जाना, जहाँ रहना तो वहीं की रीतियों के अनुसार आचरण करना चाहिए। पहला, दूसरा, शायद ये वाला। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा, हाँ यही है। एक तवे की रोटी, क्या पतली क्या मोटी, पढ़ लिख कर भी ना समझ ही रह जाना, एक परिवार के मनुष्यों में या एक पदार्थ के सभी भागों में बहुत कम अंतर होता है, धोखा देना, धीरे धीरे किया जाने वाला काम फलदायक होता है। इसका तो यही है। अपना राग अलापना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, मूल कार्य को छोड़कर किसी और कार्य में लग जाना, शायद अपनी ही बातें करते रहना, कटु या कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य कुसंगति में पड़कर और बिगड़ जाते हैं,
शायद ये वाला। मुझे 4 स्टार मिले हैं। चलो एक बार और खेल कर देखती हूँ, क्या पता 5 स्टार मिल जाए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। शायद ये वाला है, मूल कार्य को छोड़कर किसी और कार्य में लग जाना। हाँ यही है। 8 आंसू रोना। सीधे साधे व्यक्ति को सब लोग बिना हिचक ठगते हैं। गुड़ की कदर गुणवानों के बीच होती है। बहुत रोना, पिछली बातों को याद करना। शायद ये वाला। आंख भर आना, आंसू आना। हाँ ये है। खेत खाए गदहा, मार खाए जोल्हा। अपराध करे कोई, दंड मिले किसी और को। हाँ यही है। अरे वाह, मुझे 5 स्टार मिल ही गए। मैंने लगभग सभी मुहावरों के सही अर्थ बताए हैं। तो बच्चों, आपने देखा, जरा इन मुहावरों के आसपास भी आप अर्थ पता कीजिए। मुहावरे के इस खेल के साथ हमारा समय भी होता है समाप्त। और अब हम तैयारी करते हैं अपने अगले एपिसोड की। तो बच्चों, काका काकी तो गए अगले एपिसोड की तैयारी करने, लेकिन आप अपने आसपास बोले जाने वाले मुहावरे अपनी कॉपी में लिखिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। तो आप लोगों ने कहानी सुन ली और फिर उस पर कुछ बातचीत भी हो गई। आप लोगों ने अक्षरों के खेल भी खेले। तो अब रोज की तरह थोड़ी सी गणित भी सीखते हैं। गणित सीखते सीखते मुझे तो आजकल बहुत मजा आता है। तो चलिए थोड़ी मस्ती को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं गणित, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं भाग के आसान सवाल। दोस्तों, आपको याद है कि जब भी गुणा या भाग की बात आती है तो मैं हमेशा आपसे एक चीज कहती हूँ, यही कि गुणा और भाग करने के लिए पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि आज भाग के सवाल हल करते हुए हमें कौन कौन से पहाड़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें यहाँ पर पहला सवाल दिया है 14 भाग 7। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है 7 का पहाड़ा। चलिए आप 7 का पहाड़ा पढ़िए और मुझे बताइए कि उसमें 14 कहाँ पर आता है। बिल्कुल सही, 7 दूनी 14। इसका मतलब है
कि जब 14 को हम 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर में आना चाहिए 2। चलिए उत्तर में 2 लिखकर देखते हैं कि ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 45 भाग 9। तो अब हमें पढ़ना है जी 9 का पहाड़ा। चलिए 9 का पहाड़ा पढ़िए और बताइए मुझे कि उसमें 45 कहाँ पर आता है। बिल्कुल सही, 9 पंजे 45। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम 45 को 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर में आना चाहिए 5। चलिए यहाँ पर उत्तर 5 रखकर देखते हैं कि ये सही है या नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 210 भाग 7। तो क्या आप 7 का पहाड़ा 210 तक पढ़ सकते हैं? नहीं ना। चलिए कोई बात नहीं, इस सवाल को हम एक युक्ति की मदद से हल करेंगे। कौन सी युक्ति? वही युक्ति जो हमने गुणा के सवाल करते हुए इस्तेमाल की थी। हम ये लाल रंग की 0 को एक तरफ रख देंगे और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 21 तक। चलिए मुझे बताइए कि 7 के पहाड़े में 21 कहाँ आता है? जी 7 तिये 21। तो हम यहाँ उत्तर में पहले लिख देंगे 3 और उसके बाद ये जो लाल रंग की 0 है इसको 3 के बाद रख देते हैं और देखते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में है 200 भाग 4। तो इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला सवाल हल किया। तो आपको पढ़ना है 4 का पहाड़ा 20 तक। चलिए पढ़िए और मुझे बताइए कि 4 के पहाड़े में 20 कहाँ आता है। बिल्कुल सही, 4 पंजे 20। तो हम यहाँ उत्तर में पहले लिख देंगे 5 और उसके बाद लगाएंगे 0 और इस तरह हमारा सवाल सही हो गया। अगला सवाल है 5400 भाग 6। तो पिछले सवालों में थी 1 0, यहाँ पर आ गई है 2 0। घबराइए नहीं, इसे भी हम पिछली वाली युक्ति की मदद से ही हल करेंगे। हम इन दोनों 0 को एक तरफ रख देते हैं और 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं 54 तक। चलिए मुझे बताइए कि 6 के पहाड़े में 54 कहाँ आता है। बिल्कुल सही, आपको पहाड़े याद हो गए हैं। 6 9 54। तो यहाँ उत्तर में हम पहले लिख देंगे 9 और उसके बाद लगा देंगे ये 2 0। देखते हैं कि हमारा जवाब सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 5600 भाग 8। तो यहाँ इसे भी हम ऊपर वाले सवाल की तरह ही हल करते हैं। इस बार आप मुझे बताइए कि क्या करना है। बिल्कुल, हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है 56 तक। तो चलिए पढ़िए और मुझे उत्तर बताइए। जी 8 सते 56। हम उत्तर में पहले क्या लिखेंगे? जी हम लिखेंगे 7 और उसके बाद लगा देंगे 2 0। इस तरह हमारा जवाब सही हो गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भाग के सवाल अच्छे से समझ आए होंगे। आप घर पर भी इनका अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करने के लिए अपनी कॉपी पर एक सवाल नोट करिए। सवाल है 3500 भाग 7। इसे अपनी कॉपी पर हल करिए। उत्तर अपने मम्मी पापा को बताइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, तो आज फिर भाग के सवाल। चलो भाग के सवाल हल करें। सवाल है कि 60 को अगर 4 से भाग करें तो कितना प्राप्त होता है। कैसे हल करेंगे? उसी तरह करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। लकड़ी या तीली का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक लकड़ी का अर्थ है 1 और ये 10 लकड़ियों का एक बंडल, इसका अर्थ है 10। और अब एक बंडल हुआ 10
तो हमें कितने चाहिए? 60 करना है। 60 करने के लिए क्या लगेगा? एक बंडल 10, 2 बंडल मिला के 20, 3 बंडल 30, 4 बंडल से 40, 5 बंडल से 50 और 6 बंडल हुए तो कुल 60। ये तो हुई बात 60 की। अब हमें भाग 4 से करना है, इसलिए हम कितनी टोकनियां लेंगे? 1, 2, 3, 4। ये 4 टोकनियां। तो शुरुआत करते हैं। हम एक एक करके इन टोकनियों में इस बंडल को डालते हैं। तो एक पहले में, एक दूसरे, एक तीसरे और एक चौथे पे। ये 4 बंडल तो 4 टोकनी में आ गए, लेकिन देखो हमारे पास 2 बंडल शेष बचे हैं। क्या करें? इन्हें हम खोल लेंगे, जैसे हम तीलियों के बंडल को खोल लेते थे। तो इस तरह खोलने पर ये 10 और 10 20 तीलियां हो गई। अब हम एक एक करके इन तीलियों को टोकनियों में डालते हैं। तो इस तरह, ये देखिए, इस तरह हम टोकनियों में इन्हें डाल रहे हैं। लेकिन देखिए अभी भी हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 ये 4 लकड़ियां बाकी हैं। इन्हें भी एक एक करके 4 टोकनियों में डाल देते हैं। इस तरह आप देखिए हमारी सारी टोकनियां भर चुकी हैं और हमारे पास कोई लकड़ी नहीं बची है। अब हम गिनते हैं, एक टोकनी में देखते हैं कि कितने हैं। यहाँ आप ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 ये इस तरह से 5 लकड़ियां हैं। पांचों इकाई के स्थान पे हैं और एक बंडल अर्थात दहाई हुआ। तो ये दहाई का एक बंडल यानी कि 10 और ये 5 मिलाने पर कुल होते हैं 15। तो इस तरह 60 का भाग 4 से करने पर प्राप्त होता है 15। बच्चों, आप भी घर पे इसी तरह के सवाल करके देखिएगा। हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो सीमा। हेलो बच्चों, तो आज हम सीमा के साथ एक नया गेम खेलेंगे जो सब कुछ कवर कर लेगा। जैसे इसके अंदर भिन्न भी हो सकती है, इसके अंदर जोड़, घटाव, भाग, गुणज सब कुछ आ जाएगा। तो हम ये मज़ेदार गेम खेलें, और ये सब हम करने वाले हैं इस चटाई के माध्यम से। ये चटाई वाला गेम है, ठीक है। इसमें हमने कुछ कागज पे नंबर लिखकर चिपकाए हुए हैं। ये 4 आपको दिख रहे हैं, 4 कॉलम हैं और 4 कॉलम में कुल 24 नंबर लिए हैं हमने, जिनका प्रयोग करके आज हम ये गेम खेलने वाले हैं। तो इसे खेलना कैसे है? हम सीमा को कोई भी नंबर देंगे और सीमा उस नंबर पे अपना पैर बायां, दायां या दायां हाथ या बायां हाथ रखेगी। तो ये हम उसको देंगे प्रश्न 4 से 5। देखते हैं सीमा कब तक बिल्कुल सही जवाब देती है और उसका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता। ठीक है, चलो शुरू करते हैं गेम को। इससे पहले कि हम गेम को शुरू करें, एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। और अगर सीमा इसमें गेम में या तो अपना बैलेंस खोती है और या गलत उत्तर देती है तो सीमा आउट मानी जाएगी। चलो एक बार देख लो कि गेम कैसे खेलना है। तो सीमा यहाँ पर मैट या चटाई के बिल्कुल सामने खड़ी हुई है और अब हम सीमा को नंबर देते हैं। सीमा को हमने नंबर दिया है 96। सीमा अपना दायां पैर नंबर 96 पे रखेगी। ओके सीमा, चलो रखो। देखो बच्चों, सीमा ने अपना पैर रखा है सही नंबर पे या नहीं? क्या ये नंबर 96 है? यस, बिल्कुल सही। सीमा ने 96 पर ही अपना पैर रखा है। और अब अगला, अब सीमा को अपना बायां पैर रखना है। कहाँ रखना है? 6 की पहाड़ी में या 6 के गुणज जो आते हैं उन पे रखना है। 6 के गुणज पे या 6 के पहाड़ी में आने वाली एक संख्या पर अपना बायां पैर रखना है सीमा। सीमा ने अपना बायां पैर कहाँ रखा है? नंबर 60 पे रखा है। तो बच्चों देखो, क्या 60 आता है 6 के पहाड़े में? बिल्कुल आता है। 6 दहाई 60, यह कह सकते हैं कि 6 का गुणज 60 होता है। ओके, तो सीमा अभी मैट पर है, ठीक है। सीमा चटाई पर तो है। सीमा, अब आपको क्या करना है? अपना दाहिना हाथ सबसे छोटे सम संख्या पर रखना है।
तो सीमा ढूंढो अपना दायां हाथ सम संख्या पर रखो, सबसे छोटी हो जो। ओके, तो सीमा ने ये बिल्कुल सही स्थान पे रखा है। तो देखो बच्चों, सीमा ने कहाँ हाथ रखा? 2 पर। तो क्या ये सबसे छोटी सम संख्या है? हाँ बिल्कुल, 2 सबसे छोटी सम संख्या है। बहुत अच्छे सीमा। अब देखते हैं अगला प्रश्न करते करते सीमा का बैलेंस बिगड़ता है या नहीं। ओके, अब सीमा आपको अपना बायां हाथ रखना है। किस पर रखना है? जो 10 के गुणज या 10 के पहाड़े में आते हो, ऐसी संख्या पर अपना बायां हाथ रखो। सीमा ने 40 पर रखा है हाथ। तो क्या 40 आता है 10 के पहाड़े में? क्या 10 का गुणज है? 10 का पहाड़ा 4 बार तो पढ़ो। 10 चौके 40, मतलब हाँ, सीमा ने बिल्कुल सही रखा है। सीमा, आपका बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा, आप ठीक हो? ओके, तो अब अगला क्वेश्चन। सीमा बताएगी कि कौन सा नंबर है जो 16 का आधा होता है। 16 के आधे वाले नंबर पे सीमा को अपना बायां पैर रखना है। ठीक है सीमा? चलो बताओ। बच्चों, आप भी ध्यान से देखो और सोचो कि 16 का हाफ यानी कि आधा क्या होता है। सीमा ने अपना बायां पैर 8 पर रखा है। तो क्या बच्चों ये सही है? क्या 8 वही संख्या है, आधी होती है ये 16 की? बिल्कुल सही, मतलब सीमा ने बिल्कुल सही किया है। अगला क्वेश्चन, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है कि सीमा इस पोजीशन में रह पा रही है या नहीं, कहीं उसका बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा। लग रहा है कि थोड़ा सा बिगड़ रहा है। चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं। तो अगला प्रश्न है, ओहो सीमा तो गिर गई। चलो फिर से शुरुआत करेंगे। इस बार सीमा ध्यान से सुनना। आपका बायां पैर होना चाहिए एक संख्या पर और दायां पैर उस संख्या के डबल पर यानी कि दोगुने पर होना चाहिए। ओके, ध्यान से सुन लिया आपने? ओके, तो सीमा ने बायां पैर रखा हुआ है संख्या 20 पर और दायां पैर उसने रखा है किस नंबर पर? 40 पर। तो क्या ये सही है? देखते हैं। देखिए, 20 एक संख्या हो गई और 40 20 का डबल होता है। 20 और 20 40 होते हैं, या 20 गुना 2 करें तो भी 40 आता है, मतलब डबल। सीमा को देखो, सीमा कोई भी नंबर देख नहीं पाएगी। तो अब पूछते हैं सीमा से अगला प्रश्न। तो सीमा, अब आप बताओ, अपना जो बायां हाथ है उसको आप रखो 9 के गुणज पर। 9 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, उस पर आपको आपका बायां हाथ रखना है। ओके, तो देखो सीमा ने 18 पे अपना हाथ रखा हुआ है। इसका मतलब सीमा बिल्कुल सही है क्योंकि 9 का गुणज 18 होता है। सीमा, अब अपना सीधा हाथ या दाहिना हाथ 5 के गुणज पर रखो। तो सीमा ने 45 पर अपना हाथ रखा है। 45 में पीछे 5 है और जितनी भी संख्याएं पीछे 5 होती हैं वे सभी 5 की गुणज जरूर होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और अब सीमा अपना सीधा पैर या दाहिना पैर ऐसी संख्या पर रखो जो 7 के पहाड़े पे आती हो। ओके, तो सीमा ने कहाँ पर रखा है पैर? 28 पर। हाँ, 7 के पहाड़े में 28 आता है। तो इसके साथ सीमा ने 5 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। थैंक यू सीमा, अब आप उड़ सकती हो। तो इसी तरह बच्चों आप भी गेम खेल सकते हैं और सीख भी सकते हैं। फिर मिलेंगे बच्चों, अपना ध्यान रखो, बाय बाय। देखो, लिखो और हल करो। आओ बच्चों, आज हम फिर से इन्हीं सवालों को हल करते हैं, ठीक है? जो सवाल हमने सीखे हैं। सवाल है, प्रिया के पास 165 फूल हैं। उसे अपने 3 दोस्तों को बराबर बराबर ये बांटना है। तो हर एक को कितने फूल मिलेंगे?
प्रिया के पास है 165 फूल। ओके बच्चों, और उसे ये बांटने हैं 3 दोस्तों को। तो हर एक को कितने फूल मिलने वाले हैं ये आपको पता लगाना है। और एक सवाल, राम को 244 पेन अपने 4 दोस्तों को बराबर बराबर बांटना है। तो हर एक को कितने पेन मिलेंगे ये आपको बताना होगा। ओके बच्चों, तो 4 दोस्त हैं, उन्हें बराबर बराबर कितने कितने पेन मिलेंगे ये आपको बताना है। अगला सवाल, सविता के पास 364 आम है और उसे यह आम 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो हर एक को कितने आम मिलेंगे ये आपको पता लगाना होगा कि हर बच्चे को कितने आम मिल रहे हैं। अगला सवाल, अमन के पास 333 स्केच पेन है। उसने यह स्केच पेन अपने 3 साथियों को बराबर बराबर बांटे। तो बताओ कि हर एक को कितने स्केच पेन मिलेंगे। ओके बच्चों, तो आपको बताना है कि हर बच्चे को कितने स्केच पेन मिलेंगे। और अब अगला सवाल, कोमल के पास है 655 कार। ओके बच्चों, कोमल के पास 655 कार तो थी। उसने सभी कार अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दी। तो अब बताओ कि हर एक को कितने कितने कार मिली। तो इन सभी सवालों के जवाब हमें चाहिए हैं बच्चों आपसे। ओके, अगला सवाल, सुधीर के पास 234 गेंद थी। उसने सभी गेंद अपने 3 दोस्तों को बांट दी। तो बताओ हर एक को कितनी गेंद मिली। सुधीर के पास थी 234। ओके बच्चों, और उसके थे 3 दोस्त। उसने हर एक को बराबर बराबर गेंद बांटी है। ओके बच्चों, तो बता दो कि एक बच्चे को कितनी गेंद मिली होंगी। कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आई कैन हेल्प। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है मिनी श्रीनिवासन जी ने। इस कहानी के चित्रकार है अमन रंधावा और इस कहानी की अनुवादक है संध्या टकसाली। कहानी के नाम से लगता है इस कहानी में कोई किसी की मदद करना चाहता है। चलिए तो फिर इस कहानी को देखते हैं। I can help. I am a big girl. I can help other people. After school, I like to feed my brother. He loves it. When I have a holiday, I help my mother to get ready to go to the office. In the evening, I help my father in his shop. But sometimes my mother says, "Please do not help me." And sometimes my father says, "Thank you, but please do not help me today." Sometimes they both tell me to sit in one place. I like to read a book then. I like to help my grandmother. She tells me stories. My brother is still small. He cannot help at all. But I am a big girl. I can help other people. यह कहानी मेरे जैसी एक छोटी लड़की की थी जिसे सबकी मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन कई बार घर के लोग उसे मदद करने से मना करते हैं। लेकिन वह लड़की अपने आप को उम्र में बड़ा मानती है और मदद करना चाहती है।
यह कहानी मैं अपनी माँ को जरूर सुनाऊंगी। आप भी अपने घर वालों को यह कहानी सुनाएं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक पक्षियों में से एक है। ये बेहद चंचल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैको या मकाओ पक्षी के बारे में। मैको एक प्रकार का तोता ही होता है जो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। इनकी चोंच बेहद कठोर होती है जिससे ये कड़े से कड़े फलों को भी तोड़ सकती है और पंजे मजबूत पकड़ वाले होते हैं क्योंकि ये अक्सर पेड़ों और पहाड़ों की ढलान पर लटके रहते हैं। एक स्वस्थ मकाऊ पक्षी की उम्र काफी अधिक होती है। ये 50 से 60 सालों तक जीवित रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंगुलियों के निशान एक जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार दो मकाऊ तोतों के पंखों का पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता है। इनका वजन 900 से 1100 ग्राम तक होता है और शरीर की लंबाई 85 से 95 सेंटीमीटर तक। मादा मकाऊ तोता एक बार में 3 से 5 अंडे देती है, जिसे मादा मकाऊ 25 से 26 दिनों तक सेकती है। जन्म के 2.5 से 3 सालों के बाद मकाऊ तोता प्रजनन योग्य हो जाता है। ये लॉन्ग बिग्ड और लॉन्ग टेल वाले पैरट्स होते हैं। ये एक्जोटिक्स हैं, इंडिया में ये नहीं पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो अमेजन इत्यादि के फॉरेस्ट हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ समारना में भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन हैं। बहुत से वेरिएंट हैं मकाऊ के, उनमें कुछ स्पीसीज का मैं नाम बताना चाहूँगा। जैसे स्पिक्स मकाऊ हैं, ब्लू एंड रेड मकाऊ, देन ब्लू एंड येलो मकाऊ, मिलिट्री मकाऊ, इलीगल मकाऊ। ये मेन मकाऊज की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। जो इसके अलावा बहुत सारे हाइब्रिड्स भी हैं जो डेवलप किए जाते हैं। इन्हें कंपेनियन बर्ड्स भी कहा जाता है। लोग इसे एज ए पेट बहुत सारा घरों में रखना पसंद करते हैं। खाने में इन्हें नट्स हैं, फ्रूट्स इत्यादि के अतिरिक्त वेजिटेबल्स और सीरियल्स, कोर्स ग्रेन इत्यादि ये खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मकाऊ का जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड तक है। अब हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वे दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं सारस पक्षी के बारे में। इन्हें दलदली जमीन, बाढ़ वाले क्षेत्र, तालाब, झील और खेतों के आसपास रहना पसंद है। ये सामान्यतः अपना घोंसला भी तालाब के आसपास ही बनाते हैं। सारस पक्षी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। प्रजनन के वक्त ये जोड़ा बनाते हैं और पूरी जिंदगी ये जोड़ा एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हें शाकाहारी खाना ही पसंद है। ये कंदमूल, बीज और अनाज खाते हैं। कभी कभी ये छोटे जीवों को भी खाते हैं। एक स्वस्थ सारस क्रेन पक्षी का वजन 6 से 12 किलोग्राम तक होता है। इनका प्रजनन काल जुलाई से दिसंबर के बीच होता है। एक बार में एक मादा सारस क्रेन 2 अंडे देती है, जिसे वो 34 दिनों तक सेकती है। जन्म के 5 से 6 सालों के बाद सारस क्रेन पक्षी प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। सारस जो शब्द आया है संस्कृत वर्ड से, संस्कृत से सारस का नाम हुआ है। सारसा, सारसा संस्कृत का शब्द है जिसकी वजह से सारस का नामकरण हुआ है। सारस पक्षी जो है हमारे भारतीय समाज में प्रणय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसे बोल सकते हैं वैवाहिक निष्ठा का एक प्रतीक है। सारस जो है प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं और सारस को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि काफ़ी लंबे साइज के होते हैं, लगभग 5-5.5 फुट हाइट के होते हैं
इनका जो शर होता है लाल रंग का होता है और शरीर पूरा भूरे रंग का होता है। सारस क्रेन का एक बहुत अधिक प्रचलित है कि ये नर और मादा दोनों जो हैं एक साथ नृत्य करते हैं, उसके बाद प्रजनन करते हैं। सारस मुख्य रूप से 2 अंडे देते हैं और 2 अंडे के जो बीच में समय जो होता है 48 घंटे के अंतर में ये 2 अंडे देते हैं। मुख्य रूप से इनका जो आहार होता है, ये छोटे छोटे मछली खाना पसंद करते हैं, इंसेक्ट्स खाना पसंद करते हैं, छिपकली खाना पसंद करते हैं और कीड़े मकोड़े ये मोलस्क खाना पसंद करते हैं। सारस जो है यहाँ पे उनका रख रखाव पे हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं और उनके आहार के रूप में छोटी मछलियाँ प्रदान की जाती है। सारस पक्षी जो है हमारे बिहार राज्य में उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पे पानी हो, झील जैसी स्थिति हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। खास करके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी सारस पाए जा रहे हैं। हमारे आसपास न जाने कितने प्रकार के पक्षी रहते हैं। इन रंग बिरंगी पक्षियों को देखना हमें हमेशा अच्छा लगता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये मकाऊ तोता अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण और सारस क्रेन अपने आकार और सुराही जैसे गर्दन के कारण बेहद आकर्षक लगते हैं। वैसे तो ये पक्षी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इन्हें पसंद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।